नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, यही है भारतीय किसान। सचमुच में भारतीय किसान भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि है। उसमें भारत की आत्मा निवास करती है। मगर ये कड़वा सच है कि घोर परिश्रमी और सीधा सादा होने के बावजूद भी भारतीय किसान की जीवन दशा बड़ी ही दुखद है। उसका संपूर्ण जीवन जोखिम भरा है। इसलिए उनके जीवन दशा को अभी और ऊपर उठाना होगा। इस कार्य के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां भी देते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से ये सुनने में मिलता है कि उनके पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती रहती है। यदि पशुपालक भाइयों आप अपने पशुओं को पशु आहार में मिनरल मिश्रण खिलाते हैं तो पशुओं को कई तरह की समस्याओं से भी बचा सकते हैं। तो क्या है पशु आहार में मिनरल मिश्रण का महत्व और पशुओं को कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पी.सी. रेगर। आज आपको दुधारू पशुओं में पशु आहार के साथ साथ खनिज लवण क्यों खिलाना चाहिए, उस खनिज लवण की उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जैसे आप जानवर को चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, सूखा चारा खिलाते हैं, भट्टा भी खिलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक खनिज लवण नाम का पाउडर आता है सफेद कलर का, उसको भी खिलाना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन हमारे देश में हरे चारे की उपलब्धता दुधारू पशुओं की अपेक्षा काफी कम है। इसलिए हमें पशुओं को अधिकतर सूखा चारा ही आहार के तौर पर देना होता है। इसकी वजह से उनमें पोषक तत्व कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार पूरी तरह सूखा चारा पर निर्भर रहने के कारण पशुओं में खनिज लवणों की कमी हो जाती है, जिससे पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं और पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हम जो जानवरों को चारा खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, उससे जानवर की ऊर्जा की पूर्ति तो होती है, लेकिन ऊर्जा और प्रोटीन के अलावा उसको मिनरल्स खनिज लवण की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जानवर को बहुत सारे खनिज जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी भी जरूरत होती है। और इस कैल्शियम की वजह से जानवर का दूध भी बढ़ता है, उसकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, जो भी हमारे दुधारू जानवर हैं उनको हम 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन की दर से नियमित रूप से खनिज लवण पाउडर जो होता है वो देना चाहिए। इसको खिलाने का तरीका, जो किसान भाई पशुओं को बाटा खिलाते हैं उसके साथ रोजाना 50 से 60 ग्राम खनिज लवण उसको मिक्स कर दे और उसको खिलाएं, जिससे जानवर में मिनरल्स की पूर्ति होती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है और जानवर उससे नियमित अंतराल में ब्याता भी है और उसका दूध भी बढ़ता है। इसी प्रकार से जो छोटे जानवर हैं, केड़े हैं, पाड़े हैं किसान भाइयों के, तो छोटे जानवर हैं उसको अगर खिलाएंगे तो वो जो प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है उनकी और शरीर भार भी बढ़ता है उनका। इस प्रकार से किसान भाइयों, खनिज लवण की उपयोगिता पशु आहार में बहुत ही जरूरी है और इसको नियमित रूप से किसान भाई उसको खिलाना चाहिए। मानव शरीर की तरह पशुओं में भी पोषक तत्वों की कमी के कारण उनकी पाचन क्षमता एवं वृद्धि आदि प्रभावित होती है। एक पशु के लिए 15 खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिनमें से 7 मुख्य तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर आदि। जबकि सूक्ष्म तत्वों में जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयोडीन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम इत्यादि। आइए जानते हैं पशुओं में खनिज लवण की कमी के लक्षणों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। पशु का पाचन खराब हो जाता है, पशु के शरीर में खून की कमी हो जाती है, पशु में बांझपन की समस्या, पशु दूध कम देता है, बछड़े बछड़ियों की बढ़वार कम होना, पशु समय पर गर्भधारण नहीं करता है, पशु में कई तरह के रोग होना आदि लक्षण खनिज लवणों में कमी के चलते ही होते हैं। पशुओं को खनिज लवण खिलाने की मात्रा 8 से 10 लीटर, दूध देने वाले पशुओं को प्रतिदिन 50 ग्राम प्रति दुधारू पशु के हिसाब से दें, जबकि अन्य पशुओं को 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन आहार के साथ दें। जो किसान भाई हैं उनके निकटतम जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ भी उपलब्ध रहता है, वहाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बाजार में भी बहुत सारी कंपनियों के आने लगे हैं, तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा
हमारा जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय वल्लभनगर है या कृषि महाविद्यालय उदयपुर है, वहाँ भी उपलब्ध है। किसान भाई इसको जानवर को खिलाएं और उसका फायदा देखें, और उसके बाद ये किसान भाई पशुओं को नियमित रूप से खिलाएं, और इसको खिलाना बहुत ही आवश्यक है। इससे जानवर का शरीर भार भी बढ़ता है और दुधारू जानवर का दूध उत्पादन बढ़ता है। इससे नियमित रूप से खिलाने से जानवर नियमित रूप से ब्याएगा और उसका दूध उत्पन्न बढ़ता है, शरीर भार बढ़ता है। इसके अलावा जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है इससे। हमारे प्रदेश में मक्का की खेती दक्षिणी पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से की जाती है, और जैसा कि इसकी बुआई का ये उचित समय भी चल रहा है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई इसकी बुआई है तो तैयारी में लगे हैं। लेकिन देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई किस्मों का चयन, बीजोपचार और बुआई सही तरह से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बीजों का जमाव ठीक से हो भी नहीं पाता, तो फलस्वरूप आगे चलकर उन्हें कम उपज की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए आप किस प्रकार से करें मक्का की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर फार्म मैनेजर डॉक्टर बहादुर सिंह। बारिश के मौसम में अपन मक्का की खेती के बारे में बात करेंगे कि मक्का की खेती दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिणी भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के टाइम में मक्का की खेती बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मक्का की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मक्का की अच्छी पैदावार और उत्पादकता के लिए दोमट एवं मध्यम से भारी मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंध हो उपयुक्त रहती है। मक्का की खेती की बात करें किसान भाई, तो किसान भाइयों ने गर्मी में गहरी जुताई कर दी होगी अपने खेत की। 2 या 3 बार कल्टीवेटर चला दे। अगर किसान भाई के पास रोटावेटर है तो वो रोटावेटर चला के भी अपने खेत को तैयार कर सकता है, जिसके कारण आपकी कल्टीवेटर में 2 या 3 जो जुताई कर रहे हैं वो आपकी बचाव हो जाएगा। अगर किसान भाई के खेत में कीड़े दीमक की दिक्कत है तो अंतिम जुताई के समय मिथाइल पैराथियोन 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके अंतिम जुताई करें, जिसके कारण खेत में जो पड़े कीड़े हैं या दीमक है वो सब नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई हमेशा उर्वरक खेत में डालते समय मिट्टी की जांच करानी बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी की आपने जांच कराई है उस बेस पे आप उर्वरक काम में लोगे, आपकी फसल अच्छी होगी। अगर किसी किसान भाई ने किसी वजह से खेत की मिट्टी की जांच नहीं करा पाया है तो इसके लिए आपको 65 किलो आपको DAP प्रति हेक्टेयर काम में लेना है, 75 किलो आपको यूरिया प्रति हेक्टेयर बुआई के टाइम में काम में लेना है, और 25 किलो जिंक सल्फेट पाउडर आपको बुआई के टाइम में डालना है। इसके साथ किसान भाई मक्का में यूरिया की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको खड़ी फसल में 100 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर काम में लेना है। यूरिया है यह आपको 2 भागों में देना है। आधा भाग 50 किलो आपको जब आपकी मक्का गुड़ने की अवस्था में हो जाए, निराई गुड़ाई करने के बाद आपको डालना है। जो 50 किलो जो बाकी भाग है आपको जब आपके खेत में मांजर निकल रही है उस समय आपको डालना है, जिससे आपकी उपज अच्छी रहेगी। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की कई उन्नत किस्में हैं, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए। किस्में में बात करें तो इसमें 2 प्रकार के बीज आते हैं। एक होता है सफ़ेद दाने वाला बीज, दूसरा है पीले दाने वाला बीज। सफ़ेद दाने वाले बीज की किस्म की बात करें, प्रताप मक्का 3 नंबर, प्रताप मक्का 1 नंबर, प्रताप मक्का 5 नंबर, माही धवल, ये संकुल किस्म की है। अब हम बात करें पीले दाने वाली किस्म में, पीले दाने वाली में माही कंचन है, प्रताप मक्का 9 नंबर है, प्रताप मक्का 3 नंबर है। इसका उत्पादन अच्छा है। ये संकुल किस्म है, इसका भी बीज आप दोबारा काम में ले सकते हो। ये भी एक मक्का में एक और नई मक्का की किस्म भी सरकार ने तैयार की है कि उच्च प्रोटीन गुणवत्ता मक्का। इसकी किस्म है HQPM 1 नंबर, HQPM 5 नंबर, प्रताप HQPM 1 नंबर। इस मक्का में प्रोटीन अधिक होता है, जिसके कारण आपको प्रोटीन जो दालें में जो प्रोटीन मिलता है वो आपको भरपूर इस मक्का में मिल जाएगा। HQPM की जो भी किस्म है उसमें मक्का का प्रति हेक्टेयर के संकुल की किस्म है वो आपको 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर काम में लेना है। अगर हाइब्रिड मक्का, संकर मक्का आप काम में ले रहे हो वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर काम में लेना है। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार पहले फफूंदीनाशक से करें, फिर कीटनाशक से और अंत में जैविक टीके से करें। हर चरण के बाद बीज सुखा लें। बीज लेने के बाद बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके प्राइवेट कंपनियों की जो बीज आ रहा है उसको बीज उपचार किया हुआ ही होता है। अगर बीज उपचार किया हुआ नहीं है तो आप थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला के आप वही कर सकते हैं। इसके साथ जीवाणु खाद काम में लेना जरूरी है। एजोटोबैक्टर PSB, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया, ये आपके फॉस्फोरस का काम करेगा। 3 पैकेट एजोटोबैक्टर, 3 पैकेट आपके PSB प्रति हेक्टेयर के रूप में काम में लेना है।
और उसके बाद बीज की बुआई करनी है। सही समय है आपका 25 जुलाई तक आपको बुआई कर लेनी चाहिए। बुआई का तरीका किसान भाई, आपको कतार से कतार में बुआई करनी है। कतार से कतार की दूरी आपको 60 सेंटीमीटर रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाई, बारिश की फसल में मक्का करने से इसमें खरपतवार की बहुत दिक्कत आती है। खरपतवार की निजात पाने के लिए किसान भाई आपको एट्राजिन पाउडर 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर बुआई करने के बाद और आपके जो बीज है अंकुरण से पहले आपको खेत में छिड़कना है। इसको 45 दिन तक आपको फसल को खरपतवार से मुक्त रखना है, जिसके आपकी अच्छी उपज रहेगी। अब किसान भाई, इसमें अगर बारिश नहीं हो पाई है तो आपको सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि बारिश नहीं हुई है, घुटने की अवस्था में आपको पहले सिंचाई करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मांझे के टाइम में आपको अगर बारिश नहीं हुई, आपको मांझे के टाइम में आपको सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। जब भुट्टे में नमी की मात्रा 20 से 25% तक आपकी नमी है, उसमें आपको मक्के की कटाई करनी है। अगर आप उसमें सही तरीके से उर्वरक दिया है, सही तरीके से आपने पानी दिया है, सही तरीके से आपने बुआई की है, तो इसकी उपज आपकी 40 से 50 कुंटल तक आपको पैदावार प्रति हेक्टेयर के रूप में आपको मिलेगी और अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा। रोशा घास या पामारोजा एक सुगंधित घास है। पामारोजा की खेती तेल के लिए ही की जाती है। इस पौधे के लिए ज्यादा पानी और खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार सूखा वाले क्षेत्रों में पामारोजा की खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो पामारोजा की खेती पर विस्तार से जानने के लिए मिलते हैं सी मैप लखनऊ की डॉक्टर नीलोफर से। पामारोजा के तेल में गुलाब जैसी महक होती है, क्योंकि इसमें जिरानियोल पाया जाता है, तो इसका उत्पादन और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पामारोजा औषधीय और सुगंधित फसल है, जिससे प्राप्त तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने और गंध उद्योग में किया जाता है। इसीलिए इसके तेल की बाजार में अच्छी मांग है। इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो किसान भाइयों, इसकी सफल खेती के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। बहुवर्षीय फसल है, इसको भी साल में आप 3 से 4 बार इसकी कटाई ले सकते हैं और इसको बारिश में लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पामारोजा की जो फसल होती है वो बीज से तैयार होती है, तो इसको किसान भाई नॉर्मली छिड़काव विधि से भी लगाते हैं और कुछ लोग नर्सरी बना के भी लगाते हैं। छिड़काव विधि से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बीज ज़्यादा लगता है, 10 से 12 किलो बीज चाहिए होगा। और अगर आप नर्सरी बना के लगा रहे हैं तो बीज की जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है, 5 से 6 किलो बीज में हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा नर्सरी बनाने में कि बीज बहुत गहरे नहीं पड़े होने चाहिए हैं, और क्योंकि फिर उनका मतलब अंकुरण नहीं होगा, और बहुत ऊपर पड़े होंगे तब शुष्क वो नमी की कमी की वजह से सूख जाएंगे। और जब भी नर्सरी डालें तो नर्सरी के चारों तरफ जल का भराव कर दें, क्योंकि ऊंची वाली नर्सरी बनाएं ताकि उसमें चींटियाँ इसका बीज लेके ना जा सकें। जब नर्सरी आपको कब तैयार करनी है, वो आपको तैयार करनी है बारिश से लगभग 20 से 25 दिन पहले। खेत की तैयारी में जुताई करवानी है, उसमें पाटा लगाना है, बड़े कोई पत्थर हों और घास वगैरह हो उन्हें बाहर फेंक देना है। फिर उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटाश और 50 किलोग्राम फास्फोरस इनको देना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो 3 बार में देनी है। बुआई के समय 50 किलोग्राम और बाकी 100 किलोग्राम आगे चल के 60 और 90 दिन की जब फसल हो जाए। नर्सरी आपकी तैयार हो गई जुलाई तक, मई जून में आप नर्सरी डालेंगे। फिर जुलाई में बारिश के टाइम पे आप उसका पौधरोपण कर देना है। लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन से लाइन दूर बनाइए और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाइए। रोपण करने के तुरंत बाद इसमें पानी लगाएं ताकि पौधे सूखे ना। ये फसल 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है, और क्योंकि एक बहुवर्षीय फसल है तो आप इसको 3 से 4 बार साल में कटाई ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसकी पत्तियों और फूलों दोनों में तेल होता है, और जब पौधों में फूल आ जाएं और लगभग 50% फूल आ जाएं, मतलब कि फूल इसके लगभग सुनहरे रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा फूल ना आने की मतलब इंतज़ार ना करें। 50% फूल आने की अवस्था में इनको काटें और पत्तियों के साथ काटें। लेकिन आसवन के समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो लकड़ी वाला नीचे वाला भाग होगा उसको हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जगह ज़्यादा घेरेगा आसवन में और तेल उससे आना नहीं है। तो पत्तियों और फूलों दोनों का आसवन करें, उससे आपको तेल मिलेगा। इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 150 किलो आपको तेल मिलेगा, 1 साल के आधार पे बता रहे हैं। और उसके बाद आपको मुनाफा जो है लागत संचित और असिंचित दोनों अवस्थाओं में क्योंकि होता है, तो सिंचित में जो आपका मुनाफा लागत होती है वो लगभग 60,000 के आसपास होती है, और जो मुनाफा होता है 1,20,000 के आसपास होता है।
जबकि असिंचित अवस्था में लागत 30,000 के आसपास होती है, मुनाफा 70,000 के आसपास होता है। इसके तेल का प्रयोग परफ्यूमरी में होता है, सबसे ज़्यादा परफ्यूमरी में, एरोमा में और मसाज वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें गुलाब की सुगंध होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मलसीसर, जिला चुरू के श्यामलाल ने। आपने वर्षा जल संग्रहण और उसके उपयोग के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप खेती से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए बिंदु है जमीन, वातावरण और पानी। किसान भाइयों, आज से लगभग 30-40 साल पहले पानी जमीन में काफ़ी ऊपर था, लेकिन आज किसान भाइयों ये आपकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आज यहाँ का भूजल स्तर लगभग 300 फीट से नीचे है और उसकी भी काफ़ी मात्रा कम हो चुकी है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ बिल्कुल बोरिंग और कुएं सूख चुके हैं। अब चूँकि हमें इस सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी किसानों के ऊपर है और किसान बिना पानी के खेती कैसे करे, ये बहुत बड़ी किसान के लिए एक खेती में समस्या बढ़ती जा रही है। आइए उन बिंदुओं पर बात करें जिनमें कम से कम पानी से अधिक उत्पादन लिया जा सके, जीव मात्र के भोजन के लिए अन्न का उत्पादन भी हो सके, अन्न के साथ साथ फल और सब्जियों का भी उत्पादन हम ले सकें। बरसात के द्वारा जितना पानी उपलब्ध होता है उससे भी अपन खेती कर सकते हैं। आपके खेत में जितनी बरसात होती है, निश्चित रूप से बरसात का पानी बरसात के दिनों में खेत से बहकर निकलता है, क्यारी से दूसरी क्यारी में जाता है, दूसरी क्यारी से खेत के बाहर जाता है। आइए हम उस पर थोड़ा विचार करें। किसान भाइयों, जितना बरसात का पानी आपके खेत में बरसता है, आप उसको एक जगह संकलित करिए और उस योजना में आप फार्म पॉन्ड को काम में ले सकते हैं। खेत तलाई, खेत में आपके में खेत के पानी को इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद जहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, यदि हल्की मिट्टी है तो आप उसमें निश्चित रूप से मल्चिंग सीट से ही फार्म पॉन्ड बनाएं और मल्चिंग सीट भी एक निश्चित मापदंड की हो ताकि वो कम से कम 8-10 साल तक काम कर सके। उस संकलित पानी को, जितना आपके पानी बरसात के दिनों से संकलित हुआ है, उस बरसात के पानी को पूरा बजट के साथ आप उपयोग करें। किसान भाइयों, आप बारिश के पानी या छत पर गिरने वाले वर्षा जल को संग्रहित करके भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ इकट्ठे वर्षा जल का उपयोग घर के कार्यों, फसलों की सिंचाई, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन इत्यादि में करके किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं। इतना ही नहीं, पानी की गंभीर समस्या से भी बच सकते हैं। इस पानी को आप बूंद बूंद पद्धति से काम में लेंगे और उसका बजट बनाएंगे साल भर का कि मेरे पास इतना लाख लीटर पानी इकट्ठा हुआ है, एक पौधे को कितनी मांग है, उस मांग के अकॉर्डिंग खेती करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों, आप उस थोड़े से पानी से भी वर्ष भर क्षमताओं के अनुकूल इस देश में अन्न उत्पादन कर सकेंगे, सब्जी उत्पादन कर सकेंगे या फलोत्पादन कर सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करके किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए है लाभकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।